क्या आप जानते हैं कि नक्सलवाद क्या है, कहां से आया और क्यों आज भी भारत के लिए यह सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, जिसकी शुरुआत 200 साल पहले यूरोप में हुई थी। नक्सलवाद की कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि यह शोषण, क्रांति और विचारधारा की एक वैश्विक कहानी है। इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा एक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की ओर। औद्योगिक क्रांति के दौर में यूरोप के मजदूर 14-15 घंटे काम करते, लेकिन बदले में उन्हें मिलते बेहद कम पैसे। फैक्ट्रियों के मालिक अमीर से अमीर होते गए, जबकि मजदूर गरीबी और भूख से जूझते रहे। इसी अन्याय को देखकर कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। उन्होंने समाज को दो हिस्सों में बांटा, एक तरफ पूंजीपति जिनके पास पैसा और सत्ता है, और दूसरी तरफ मजदूर जिनके पास सिर्फ मेहनत है। मार्क्स ने समाधान सुझाया, एक वर्ग विहीन समाज जहां किसी के पास निजी संपत्ति न हो, सब मिलकर संसाधनों पर बराबर अधिकार रखें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमीर लोग अपनी ताकत कभी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मजदूरों को जरूरत पड़ने पर हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। यही विचारधारा कम्युनिज्म कहलाई। 1917 में रूस में लेनिन ने इसी विचारधारा के आधार पर क्रांति की और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब आते हैं भारत की ओर। अंग्रेज हुकूमत डर रही थी कि कहीं भारत में भी वैसी ही क्रांति न हो, क्योंकि यहाँ करोड़ों किसान और मजदूर पहले से शोषण झेल रहे थे। इसी दौरान एम.एन. रॉय नामक एक भारतीय विचारक सोवियत संघ पहुंचे और 1920 में गुप्त रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस पार्टी ने जमींदारी प्रथा को निशाना बनाया। उस समय गरीब किसान जमीन जोते थे, लेकिन आधी से ज्यादा फसल जमींदार ले जाते थे। यही माहौल कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। कम्युनिस्ट इसके लिए काम करना कि तालिस किसान कारी पालिस जमीन जान करते हैं। नई आज के लिए पार्टी ने जमींदारी प्रथा को निशाना बनाया। 1946 में तेलंगाना के किसानों ने निजाम के खिलाफ विद्रोह किया। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता इसमें कूद पड़े। उन्होंने किसानों की सेनाएं बनाई और कई गांवों पर नियंत्रण कर लिया। आजादी के बाद भी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने नई भारतीय सरकार को पूंजीपतियों का ही साथी माना और क्रांति का रास्ता चुना। हालांकि बाद में पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने इसे धोखा मान लिया। इनमें सबसे आगे थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार चीन के नेता माओ जेडोंग से प्रभावित थे, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से सत्ता हासिल की थी। मजूमदार का मानना था कि भारत में भी सच्ची क्रांति केवल हथियारों से ही आ सकती है। उन्होंने 1965 से 1967 के बीच कई दस्तावेज लिखे, जिनमें गरीब किसानों को सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया। मेरी भी खास के बीच में आपके लिए खास से ज्यादा बने कॉलेज शी की पाले के लिए, मनादी के लिए, और फिर 1967 आया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। यहाँ एक आदिवासी किसान की जमीन जबरन छीन ली गई। अदालत से केस जीतने के बावजूद जब उसे जमीन नहीं मिली, तो गुस्से से भरे किसानों ने हथियार उठा लिए। सीपीआई के स्थानीय नेता जंगल संथाल के नेतृत्व में किसानों ने जमींदारों पर हमला किया, जमीन के कागजात जला दिए और अनाज बांट लिया। 23 मई 1967 को स्थिति तब बिगड़ी जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की तीर से हत्या कर दी गई। अगले दिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें 9 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 11 ग्रामीण मारे गए। यहीं से इस आंदोलन का नाम पड़ा नक्सलवाद। नक्सलबाड़ी विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसकी चिंगारी बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक फैल गई। सरकार की कड़ी कार्रवाई और चारू मजूमदार की मौत के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बाद में कोंडापल्ली सीतारामैया जैसे नेताओं ने इसे नए सिरे से संगठित किया। 1980 तक नक्सलवाद के पास हजारों कार्यकर्ता और एक संगठित नेटवर्क तैयार हो चुका था। आने वाले दशकों में इनका प्रभाव छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में गहराता गया। आज भी भारत सरकार इस चुनौती से जूझ रही है। एक ओर सुरक्षा बल सशस्त्र कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विकास योजनाओं और बातचीत के जरिए आदिवासी इलाकों में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं। नक्सलवाद की कहानी हमें सिखाती है कि जब गरीबी, असमानता और न्याय की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो असंतोष अक्सर विद्रोह में बदल जाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सामाजिक और आर्थिक जड़ों को खत्म करना जहां से विद्रोह जन्म लेता है।